साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों, समकालीन हिंदी नाटककारों में एक बहुत बड़ा नाम लक्ष्मी नारायण लाल, जिन्होंने हिंदी नाटक साहित्य को बहुत समृद्ध किया है। आज उनके नाटकों पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने कहा है कि हिंदी नाट्य साहित्य को उन्होंने बहुत समृद्ध किया, इसका मतलब उन्होंने बहुत नाटक लिखे हैं। तो आज की कक्षा में केवल लक्ष्मी नारायण लाल के नाटकों पर चर्चा होगी, अन्य किसी और लेखक को हम सम्मिलित नहीं कर रहे हैं आज। तो चलिए सीधे आपको प्रकरण से जोड़ते हैं और लक्ष्मी नारायण लाल के नाटकों को देखते हैं। पहले हम इनके व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। लक्ष्मी नारायण लाल का जन्म, इनका जन्म साथियों 4 मार्च 1927 को हुआ था। जन्म इनका 4 मार्च 1927 को हुआ था और ये बस्ती जनपद में उत्तर प्रदेश में पैदा हुए थे। जन्मस्थान इनका बस्ती जनपद है और मृत्यु इनकी 20 नवंबर 1987 को हुई थी। मृत्यु ये इनकी व्यक्तिगत जानकारी है। जन्म 4 मार्च 1927 बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ था और 20 नवंबर 1987 को इनकी मृत्यु हुई थी। साथियों, इन्होंने, जैसा मैंने कहा कि बहुविध नाटक, पहले मैंने कहा बहुविध नाटक लिखे। इन्होंने पौराणिक नाटक लिखे, ऐतिहासिक नाटक लिखे, सामाजिक नाटक लिखे, एब्सर्ड नाटक लिखे, एकांकी लिखी, मनोवैज्ञानिक नाटकों की रचना की। तो आप इनको किसी एक विशेष अवधारणा में नहीं बांध सकते कि ये मनोवैज्ञानिक नाटककार हैं, ऐतिहासिक नाटककार हैं या सामाजिक नाटककार हैं। इन्होंने अपने नाटकों में अनेक, यानी नाट्य रचना में अनेक प्रयोग किया, बहुविध प्रयोग किया, इसलिए हम इनको किसी विशेष अवधारणा में नहीं बांध सकते। इनके नाटक रंगमंच की दृष्टि से उपयुक्त हैं, यानी अभिनय नाटक है। ठीक है, अब आइए सीधे हम आपको इनके नाटकों से जोड़ते हैं। आज की क्लास में, आज की कक्षा में हम इनके 30 नाटकों पर चर्चा करेंगे। कुछ नाटक ऐसे हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, हमेशा पूछे जाने वाले नाटक हैं, उन पर विस्तार से चर्चा होगी। जो कम महत्वपूर्ण है उनके प्रकाशन के बारे में बात करते हुए तेजी से आगे बढ़ेंगे। तो देखते हैं इनका पहला नाटक, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पहला नाटक है इनका साथियों अंधा कुआं। इसमें चलिए हम नंबर डालते हुए चलते हैं, जिससे ये पता चलता रहे कि किस नंबर पे हैं। अंधा कुआं इनका पहला परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण नाटक है। इसका प्रकाशन वर्ष साथियों 1955 ईस्वी। पिछली कक्षाओं में भी मैंने आपसे जोड़ देकर कहा है कि रचनाओं के प्रकाशन का क्रम, प्रकाशन वर्ष आपको ध्यान में रखना है। प्रकाशन के क्रम से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो अंधा कुआं का प्रकाशन वर्ष 1955 ईस्वी। अब यह भी प्रश्न हो सकता है कि लक्ष्मी नारायण लाल का पहला नाटक कौन सा है, तो यह अंधा कुआं है, आप जान लीजिए। इसमें साथियों इस नाटक का विषय क्या है? इस नाटक का विषय है स्त्री का दर्द, स्त्री की अंतर्वेदना, स्त्री की पीड़ा। ठीक है, इस नाटक में स्त्री के दर्द, अंतर्वेदना, उसकी पीड़ा को इन्होंने व्यक्त करने का प्रयास किया। नाटक में एक पात्र है सूका। सूका स्त्री पात्र है। वह अपने पति भगवती से बहुत प्यार करती है, उसके प्रति पूर्ण समर्पित रहती है, उसे बहुत प्रेम करती है। लेकिन उसके प्रेम के परिणाम स्वरूप, उसके प्रेम की प्रक्रिया में उसे हमेशा तिरस्कार, उसे हमेशा पीड़ा, उसे हमेशा शोषण प्राप्त होता है। तो स्त्री समस्या को इस नाटक में लक्ष्मी नारायण लाल जी ने उठाया है। अब आइए तेजी से हम इनके दूसरे नाटक की ओर बढ़ते हैं। इनका दूसरा नाटक है साथियों मादा कैक्टस। ये दोनों नाटक परीक्षाओं में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसका प्रकाशन 1959 ईस्वी में हुआ था। मादा कैक्टस का प्रकाशन 1959 ईस्वी में हुआ था। यह प्रतीकात्मक नाटक है। कैसा नाटक है ये?
प्रतीकात्मक नाटक है। इस नाटक में साथियों नगरीय जीवन में स्त्री पुरुष के मध्य जो द्वंद्व होता है, नगरीय जीवन में, यहां ध्यान रखिएगा इस शब्द को, यह नगरीय जीवन की बात है, नगरीय जीवन पर केंद्रित है। नगरीय जीवन में स्त्री पुरुष के द्वंद्व, इस नगरीय जीवन में स्त्री पुरुष के द्वंद्व के पश्चात जो समस्याएं, जो पारिवारिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उसका चित्रण मादा कैक्टस में बड़ी सूक्ष्मता के साथ प्रतीकों के माध्यम से, प्रतीकात्मक नाट्य लक्ष्मी नारायण लाल जी ने इसमें किया है। यह भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, यह भी और यह भी। अब आइए हम इनके तीसरे नाटक की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि 30 नाटकों पर चर्चा करनी है, बहुत लंबा वीडियो में, तेजी से आगे बढ़ते हैं। जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर बात हम करते हुए आगे बढ़ते हैं। इनका तीसरा नाटक है 3 आंखों वाली मछली। 3 आंखों वाली मछली, ठीक है। तीसरा नाटक इनका 3 आंखों वाली मछली। साथियों ये 1960 ईस्वी में 3 आंखों वाली मछली का प्रकाशित हुई थे। 1960 ईस्वी में 3 आंखों वाली मछली नाटक प्रकाशित हुआ था। इस नाटक में 3 अंक हैं। इस नाटक के बारे में जो एक महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए कि इसको प्रथम अस्तित्ववादी नाटक माना जाता है। क्या? प्रथम अस्तित्ववादी नाटक इसको माना जाता है। किसको? 3 आंखों वाली मछली को। 3 आंखों वाली मछली को प्रथम अस्तित्ववादी नाटक माना जाता है। अब आइए इनके चौथे नाटक की बात करते हैं। इनका चौथा नाटक है साथियों सूखा सरोवर। सूखा सरोवर, ध्यान से देखिए इसका प्रकाशन वर्ष सूखा सरोवर का। सूखा सरोवर भी प्रकाशित हुआ था 1960 ईस्वी में, ठीक है। इसका प्रकाशन वर्ष भी महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखते चलिए। यह गीत नाट्य शैली में लिखा गया है। किस शैली में लिखा गया है? गीत नाट्य शैली में लिखा गया है। और यह लोक कथा आधारित, लोक कथा पर आधारित इनके कई नाटक हैं। लोक कथा पर आधारित है, गीत नाट्य शैली में लिखा गया है। इतना इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य है। अब आइए हम तेजी से 5वें नाटक की ओर बढ़ते हैं। इनका 5वां नाटक है नाटक बहुरंगी। 5वां नाटक है इनका नाटक बहुरंगी। नाटक बहुरंगी साथियों 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इनका छठा नाटक जो है वो है नाटक तोता मैना। नाटक तोता मैना। नाटक तोता मैना साथियों प्रकाशित हुआ था 1962 ईस्वी में। यह है एक लोक नाट्य, ठीक है। नाटक तोता मैना एक लोक नाट्य है। इनका 7वां नाटक देखते हैं। इनका 7वां नाटक है साथियों रात रानी। रात रानी का प्रकाशन वर्ष है 1962 ईस्वी, ठीक है। रात रानी का प्रकाशन वर्ष है 1962 ईस्वी। इस नाटक में भी 3 अंक हैं। यह भावना प्रधान नाटक है। कैसा नाटक है? भावना प्रधान नाटक है। इसमें भी ये दाम्पत्य जीवन का जो अंतर्द्वंद है स्त्री पुरुष के मध्य, दाम्पत्य जीवन के द्वंद्व का वर्णन इसमें भी है। दाम्पत्य जीवन का द्वंद्व जो है इसकी रचना का विषय है, ठीक है ना। चलिए अगले नाटक की ओर बढ़ते हैं। इनका 8वां नाटक देखते हैं। इनका 8वां नाटक है साथियों दर्पण। 8वां नाटक है इनका दर्पण। दर्पण का प्रकाशन वर्ष है साथियों 1962 ईस्वी। दर्पण का प्रकाशन वर्ष कब है? 1962 ईस्वी। यह है कि इनका मनोवैज्ञानिक नाटक है। बहुत ध्यान दीजिएगा इस तथ्य की ओर। दर्पण कैसा नाटक है? दर्पण मनोवैज्ञानिक नाटक है। इसमें दोहरे व्यक्तित्व की जो जटिलता है, दोहरे व्यक्तित्व की जटिलता के उत्पन्न बाद जो है जो समस्या होती है, जैसे आप एक चरित्र के साथ तो बहुत, एक व्यक्तित्व के साथ, एक चेहरे के साथ तो अपने जीवन को सहजता से जी सकते हैं,
लेकिन दोहरे व्यक्तित्व की जटिलता जब होती है, दोहरा व्यक्तित्व आपका होता है, तब आपको सामंजस्य बिठाने में बहुत कठिनाई होती है। तो इस नाटक में दोहरे ये दिखाया गया है कि दोहरे व्यक्तित्व की जटिलता जीवन को कितना समस्याग्रस्त बना देती है। यह जो है दर्पण मनोवैज्ञानिक नाटक में इन्होंने दिखाया है। ये 1962 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसको ध्यान से देख लीजिए, आपकी परीक्षा दृष्टि से यह भी महत्वपूर्ण है। इनका 9वां नाटक है रक्त कमल। रक्त कमल साथियों 1963 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। आइए इनके 10वें नाटक की बात करते हैं। इनका 10वां नाटक है सूर्यमुख। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूर्यमुख प्रकाशित हुआ था 1968 ईस्वी में। सूर्यमुख प्रकाशित हुआ था 1968 ईस्वी में। इसमें महाभारत के युद्ध के पश्चात, महाभारत के कथानक पर आधारित नाटक है सूर्यमुख। महाभारत के युद्ध के पश्चात द्वारिका और जो द्वारिका जो नष्ट होती है उसके बारे में सूर्यमुख में वर्णन किया गया है। ये महाभारत के कथानक पर आधारित है। ये पौराणिक नाटक है। सूर्यमुख में भी 3 अंक हैं। सूर्यमुख में इसमें भी 3 अंक हैं। ये पौराणिक नाटक है। सूर्यमुख के बारे में एक बात और महत्वपूर्ण है, जान लीजिए। कुछ आलोचक सूर्यमुख को धर्मवीर भारती के प्रसिद्ध गीतनाट्य अंधा युग के समकक्ष रखते हैं। जैसे मैंने कहा कि यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। इसको अंधा युग जो धर्मवीर भारती का आप जानते हैं के समकक्ष कुछ आलोचक मानते हैं। किसको? सूर्यमुख को। तो यह ध्यान से देख लीजिए, यह भी प्रश्न बन सकता है कि लक्ष्मी नारायण लाल के किस नाटक को अंधा युग के समकक्ष रखा जाता है। जयवीर तनेजा एक आलोचक हैं, वो इस मानते हैं, तमाम आलोचकों की सम्मति है कि यह अंधा युग से मिलता जुलता नाटक है। अब आपने इनके 10 नाटक देख लिए। आइए इनके हम 11वें नाटक की ओर बढ़ते हैं। साथियों, जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि जो आपकी परीक्षा के लिए से बहुत महत्वपूर्ण नाटक है इनके, यद्यपि हिंदी नाट्य साहित्य में ये बड़ा नाम है, इन्होंने बहुत से नाटकों को लिखकर नाटक साहित्य को समृद्ध किया। तो जो भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नाटक उनके बारे में विस्तार से बात होती चल रही है। आप देख रहे हैं, जो चूंकि किसी एक नाटक विशेष की पूरी विशेषता, पूरे पात्र, पूरे चरित्र चित्रण को बताने लगी है, तो एक ही नाटक में कई क्लास चलेगी। यहाँ आपकी परीक्षा की दृष्टि से आपकी परीक्षा वस्तुनिष्ठ है, प्रायः तथ्य पूछे जाते हैं। तो जितने तथ्य आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हैं वह कुछ छूटने नहीं पाएगा, ये मेरा दावा है। उसके लिए आप एकदम निश्चिंत हो जाइए और विश्वास करिए कि जो भी सामग्री आपको देंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण और चुनिंदा होगी। ठीक है, तो इनके 10 नाटकों को आपने देख लिया। अब आइए हम इनके 11वें नाटक की ओर बढ़ते हैं। यह भी इनका चर्चित और परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी नाटक है। नाम आप शायद जरूर सुने होंगे, वह है कलंकी। ठीक है, कलंकी जो है इसका प्रकाशन वर्ष है 1969 ईस्वी। प्रकाशन वर्ष जैसा मैंने कहा कि इसको आप ध्यान से जरूर देख लीजिए। इसमें साथियों प्रतीकों के माध्यम से मनुष्य की सच्चाई जो है आदिम ढंग से उजागर की गई है। ठीक है, आदिम ढंग से उजागर की गई है। किसमें? ये कलंकी में। ठीक है, अब इनके अगले नाटक 12वें नाटक की ओर बढ़ते हैं। इनका 12वां नाटक है, अनेक बार परीक्षाओं में पूछा गया नाटक, मिस्टर अभिमन्यु। मिस्टर अभिमन्यु आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1971 ईस्वी। कब? 1971 ईस्वी। मिस्टर अभिमन्यु इसमें पौराणिक कथानक के माध्यम से, पौराणिक पात्रों के माध्यम से आधुनिक संदर्भों में जोड़ते हुए, आधुनिक युग की समस्याओं को केंद्र में रखते हुए
जो वर्तमान समय की समस्याएं हैं, जटिलताएं हैं, विसंगतियां हैं, उनका साक्षात्कार लेखक ने कराया है मिस्टर अभिमन्यु ने। ठीक है, इसका भी कथानक जैसा अभिमन्यु आप जान रहे हैं महाभारत के पात्र हैं, तो पौराणिक कथा के माध्यम से आधुनिक समस्याओं का चित्रण है, पौराणिक पात्रों के माध्यम से आधुनिक समस्याओं का समाधान खोजने की कोशिश की गई है। अब इनके 13वें नाटक की ओर बढ़ते हैं साथियों। इनका 13वां नाटक है कर्फ्यू। जरूर सुने होंगे, इनके इस नाटक का नाम जरूर सुने होंगे। कुछ इनके बहुत चर्चित नाटक हैं, कर्फ्यू, मिस्टर अभिमन्यु, अंधायुग, मादा कैक्टस, अंधा कुआं, मादा कैक्टस, ये सब इनके बहुत चर्चित नाटक हैं। कलंकी भी इनका चर्चित नाटक है। कर्फ्यू जो है ये प्रकाशित हुआ था 1972 ईस्वी में। कब प्रकाशित हुआ था? 1972 ईस्वी में। यह एक लघु नाटक है। इस लघु नाटक में केवल 5 दृश्य हैं। ऐसा माना जाता है कि कर्फ्यू नाटक में नाटककार की मानसिकता फ्रायड से प्रभावित है, उनके ऊपर फ्रायड का प्रभाव पड़ा है। ठीक है, इस नाटक में, कर्फ्यू में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं नाटक 14 नंबर का। 14 नंबर का नाटक है इनका दूसरा दरवाजा। दूसरा दरवाजा, दूसरा दरवाजा का प्रकाशन वर्ष है 1972 ईस्वी, और यह भी क्या है? लघु नाटक। ठीक है, चलिए अब सीधे अगले नाटक की ओर बढ़ते हैं। 15वां नाटक अब्दुल्ला दीवाना। चर्चित नाटक, परीक्षा की दृष्टि उपयोगी नाटक। अब्दुल्ला दीवाना, इसका प्रकाशन वर्ष है 1973 ईस्वी। अब्दुल्ला दीवाना का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1973 ईस्वी। यह साथियों एक महत्वपूर्ण तथ्य इसके बारे में जान लीजिए कि यह है एब्सर्ड नाटक है। कैसा नाटक? एब्सर्ड नाटक, यानी विसंगत बोध पर आधारित नाटक है ये अब्दुल्ला दीवाना। इस नाटक में दिखाया गया है कि उच्च वर्ग जो है, धनी वर्ग जो है, लालच में किस तरह से अपनी नैतिकता का लोप कर देता है, किस तरह से अपनी नैतिकता का त्याग करता है। अपनी आर्थिक प्रगति है तो अपने लालच में उच्च वर्ग के जो एक मानवीय स्वभाव है, उच्च वर्ग का जो स्वभाव है, उसको इसमें बहुत सूक्ष्मता से दिखाया गया है इस एब्सर्ड नाटक में, अब्दुल्ला दीवाना में। परीक्षा की दृष्टि ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप जान लीजिए। ठीक है, अब्दुल्ला दीवाना। इनका 16वां नाटक जिस पर बात करते हैं वो है नरसिंह कथा। नरसिंह कथा, नरसिंह कथा प्रकाशित हुआ था साथियों 1975 में, 1975 ईस्वी में। यह है साथियों एक इनका पौराणिक नाटक है। ठीक है, अब आइए सीधे हम अगले नाटक 17वें नाटक की ओर बढ़ते हैं। आपको 17वां नाटक इनका है व्यक्तिगत। ठीक है, ध्यान से देखिए, 17वां नाटक इनका व्यक्तिगत है। ये 1975 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कब? 1975 ईस्वी में। इसमें व्यक्तिगत स्वार्थ और जिसको कहेंगे लालच, व्यक्तिगत स्वार्थ, और एक जो नाटक का नाम है व्यक्तिगत, तो व्यक्तिगत स्वार्थ और व्यक्तिवाद जिसको कहेंगे, इस समस्या को केंद्र में रखते हुए ये व्यक्तिगत नाटक लिखा गया है। अब आइए हम इनके 18वें नाटक की ओर बढ़ते हैं। इनका 18वां नाटक है साथियों गुरु। यहाँ गुरु होगा ये। इनका 18वां नाटक है गुरु। गुरु प्रकाशित हुआ था 1976 ईस्वी में। यह एक ऐतिहासिक नाटक है और इस नाटक के नायक हैं चाणक्य। ठीक है, गुरु 1976 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसके नायक कौन है? चाणक्य है। ये एक ऐतिहासिक नाटक है। 19वां नाटक इनका है साथियों यक्ष प्रश्न। 19वां नाटक क्या है? यक्ष प्रश्न है। ये 1976 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें भी
महाभारत की कथा के माध्यम से, यक्ष प्रश्न में महाभारत की कथा के माध्यम से आधुनिक समस्याओं को, आधुनिक संदर्भों को जोड़ा गया है। ठीक है, यक्ष प्रश्न में। अब 20वें नाटक की बात कर लेते हैं। इनका 20वां नाटक है साथियों एक सत्य हरिश्चंद्र। एक सत्य हरिश्चंद्र बहुत चर्चित शीर्षक है, लेकिन यह नाटक जो है एक सत्य हरिश्चंद्र, इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1976 ईस्वी। एक सत्य हरिश्चंद्र का प्रकाशन 1976 ईस्वी है। यह लोकनाट्य शैली में लिखा गया है। एक सत्य हरिश्चंद्र एक लोकनाट्य शैली में लिखा गया है। इस नाटक में साथियों नाटक के अंदर नाटक, इसको कि यह नाटक के अंदर नाटक खेला गया है। शोषित पात्रों द्वारा, उपेक्षित पात्रों द्वारा, पीड़ित पात्रों द्वारा नाटक के अंदर नाटक खेला गया है। किसमें? एक सत्य हरिश्चंद्र में। इसका प्रकाशन हुआ था 1976 ईस्वी में और यह लोकनाट्य शैली में लिखा गया है। यह आपने देख लिया इनके यहाँ 20 नाटक। अब 10 नाटक और बचते हैं। जैसा मैंने कहा कि इनके 30 नाटकों पर चर्चा होनी है और आज की क्लास केवल लक्ष्मी नारायण लाल पर केंद्रित होगी। परीक्षा की दृष्टि से इनके जो बता रहे हैं बीच बीच में जैसे हम चर्चा करते चल रहे हैं, हम प्रायः चूंकि परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों का अवलोकन करते रहते हैं, अंशाल पेपर देखते रहते हैं, केवल इसलिए कि यह पता चल सके कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन से प्रकरण महत्वपूर्ण है, कौन सी रचनाएं महत्वपूर्ण है, कौन से लेखक, कौन से कवि, कौन से नाटककार, कौन से उपन्यासकार आपकी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हो सकते हैं, वह समझने के लिए मैं प्रायः प्रश्न पत्रों को, पिछले वर्षों के हल पर प्रश्न पत्रों को देखता रहता हूँ। अब आइए साथियों हम बात करते हैं इनके 21वें नाटक की। इनका 21वां नाटक है गंगा माटी। नाटक संख्या 21 गंगा माटी। ठीक है, गंगा माटी का प्रकाशन वर्ष है 1977 ईस्वी। कब प्रकाशित हुआ था? 1977 ईस्वी। इसमें ग्रामीण जीवन की समस्या का चित्रण है। ग्रामीण जीवन की समस्या का चित्रण है और लेखक ने इसमें संलाप शैली का प्रयोग किया है। उसके माध्यम से ग्रामीण जीवन में क्या समस्याएं हैं, ग्रामीणों की दयनीय स्थिति का चित्रण किया है इन्होंने गंगा माटी में। 1977 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। नाटक नंबर 22 की बात करते हैं। शगुन पंछी। शगुन पंछी इनका 22वां नाटक, ये 1977 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगले नाटक की ओर बढ़ते हैं। इनका नाटक नंबर 23 सब रंग मोहभंग। सबरंग मोहभंग जो है ये 1977 में प्रकाशित हुआ था। यह भी लोकनाट्य शैली में लिखा गया है, लोकनाट्य शैली में है। अब आइए हम इनके अगले नाटक 24 नंबर नाटक पर चलते हैं। ये है पंचपुरुष। ठीक है, 24 नंबर नाटक इनका पंचपुरुष 1978 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। पंचपुरुष 1978 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और 25वां नाटक है इनका राम की लड़ाई। राम की लड़ाई 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। नाटक नंबर 26 बलराम की तीर्थ यात्रा। ये 1983 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। नाटक नंबर 27 कजरीवन। कजरीवन साथियों 1980 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला नाटक इनका है 28 नंबर नाटक सुंदर रस। सुंदर रस प्रकाशित हुआ था 1960 ईस्वी में। ये इनके बहुत चर्चित नाटक नहीं है, लेकिन यहाँ हमने सूचीबद्ध कर दिया है आपकी जानकारी के लिए।
कई बार ऐसा होता है, ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जो चौंका देते हैं। ठीक है, तो ये सुंदर रस 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और इनका नाटक नंबर 29 है, काफी हाउस में इंतजार। काफी हाउस में इंतजार साथियों, यह है एब्सर्ड नाटक है। ठीक है, एब्सर्ड नाटक पर पिछली कक्षाओं में बहुत चर्चा हो चुकी है, इसलिए अब इस शब्द की व्याख्या हम बार बार नहीं करेंगे। एब्सर्ड, काफी हाउस में इंतजार क्या है? एब्सर्ड नाटक है, यानी विसंगत बोध को ध्यान में रख के लिखा गया है। और इनका अगला नाटक जो है बड़ा रोचक शीर्षक है, हाथी, घोड़ा और चूहा। ये इनका लघु नाटक है। ठीक है, तो आज की कक्षा में साथियों लक्ष्मी नारायण लाल के 30 नाटकों पर बात हुई। जैसे मैंने कहा था कि जो भी आपकी परीक्षा दृश्य बहुत महत्वपूर्ण है उन पर विस्तार चर्चा होगी, जो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, बहुत चर्चित नहीं है, उनका प्रकाशन वर्ष आपको बताते हुए आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज की कक्षा आपको पसंद आई होगी। अगली कक्षा में समकालीन हिंदी और जो 3-4 नाटककार हैं उनको हम सूचीबद्ध करते हुए जिनके कम नाटकों की संख्या है उन पर बात करेंगे। तो फिलहाल आप अपनी तैयारी करते रहिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हूँ, आप सफलता का वर्ण करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।